जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले बहुत रूमर्स थे और स्पेकुलेशन, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जिस तरह फैसला हुआ आर्टिकल 370 का, रातों रात जो है रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास होता है और सुबह सबको पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर अब स्टेट ही रहा और जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी। हालांकि हम रात के ही सफ़र में जम्मू कश्मीर को जो स्टेट थी वो खो गए और जो स्पेशल स्टेटस वो भी खो दिया, और इसके चलते जम्मू कश्मीर के लोग जो है स्पेकुलेशन और र्यूमर पे भरोसा करते हैं, क्योंकि कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है। इस तरह के नारेबाजी, इस तरह के स्लोगन्स हमने फेसबुक पे देखा, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर को फिर से डिवाइड करने की कोशिश की गई कि शायद जम्मू कश्मीर को डिवीज़न बना दिया जाएगा या फिर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरेटरी और जम्मू को स्टेट बना दिया जाएगा, ये सब र्यूमर्स चल रहे थे। इसी के चलते मेरे साथ बात करने के लिए हैं जी अमीर साहब, जो कांग्रेस के कदावर नेता हैं और JKPCC के चीफ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत। आपने दिल्ली भी गए और पहले तो जो आपको देख रहे हैं, मैं उन तक मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ संभव है आगे, क्योंकि सियासत है और यहाँ के लोग कहते हैं कि जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को इस तरह हटाया गया रातों रात, हम स्टेट से जो है यूनियन टेरेटरी में आ गए, हमारा स्पेशल स्टेटस चले गए, जो जॉब स्टेटस है वो खो दिया हमने, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आप बहुत अच्छे सियासतदान हो और कदावर नेता हो, जम्मू कश्मीर में सियासत बहुत लंबे अर्से तक की आपने, तो क्या कुछ राय है सब पे आपकी? नहीं, हमने मेरे ख्याल से स्टार्टिंग से ही कहा कि जो 5 अगस्त 2019 था वो तो एक हिस्ट्री में एक हादसा कहलाया जाएगा, क्योंकि वो जमहूरी अमल से नहीं अमलाया गया। अदरवाइज़ पार्लियामेंट को हक है कायदे कानून बनाने का, मगर उसकी जो प्री रिक्विजिट फॉर्मेलिटीज़ होती है वो भी नहीं की गई उसमें। इसलिए अगर आज लोगों के मन में कोई रूमर्स की वजह से कोई अप्रहेंशन है, तो चूँकि तजुर्बा मिल चुका है उसकी वजह से वो हो सकता है, मगर जो आज के ताज़ा रूमर्स है मुझे नहीं लगता ये हकीकत में कभी आ सकता है, क्योंकि 70 साल के बाद में बीजेपी का एक एजेंडा था, वो तो कहीं ना कहीं उनके मैनिफेस्टोज में दिख रहा था। तरीका गलत किया, अदरवाइज़ और भी तरीके हो सकते थे। अगर असेंबली यहाँ वजूद में होती, असेंबली से कंसल्टेशन होती, हुकूमत होती, उनसे बात करते, या फिर अब इन एब्सेंस ऑफ असेंबली लोगों से बात करते, पॉलिटिकल पार्टी से राय ले लेते, उसके बाद कोई चीज़ कर लेते। वो एक जमहूरी तरीका था, नहीं अपनाया तो वो एक हादसा और हादसे के तौर पर ही रजिस्टर रहेगा। रही बात आज के जो रूमर्स है, मुझे नहीं लगता है, ये तो सब लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी कर सकते हैं, मगर अब आज के दिन पर मोदी वो मोदी नहीं है। खासकर कोविड वेव फर्स्ट नातजुर्बेकारी और कोविड वेव सेकंड, जिसमें देश ने बड़े पैमाने पर नुकसानात उठाए अंडर दिस रूल, और प्रिपरेशन कुछ भी नहीं थी, लोग भगवान के सहारे छोड़े गए और सरकार का कोई रोल उसमें, ये पूरे देश के 130 करोड़ लोगों ने इंटरनेशनली भी देखा। तो उस लिहाज से आज के दिन पर वो सिचुएशन नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है, चैलेंजिंग इलेक्शन मोदी सरकार के लिए आ रहा है 2022 में उत्तर प्रदेश का, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश भी है और अच्छी मेजॉरिटी के साथ पीछे बीजेपी वहाँ बनी थी। और इस वक्त जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही है, बीजेपी के लिए सेफ सेलिंग नहीं है। तो ऐसे में उनकी हर मुमकिन कोशिश रहेगी कि कैसे भी हम बीजेपी को रिटेन करें वहाँ पर। उसके लिए शायद यूपी में वो इशू नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं देश में किसी ऐसे सेंसिटिव खित्ते में कोई ऐसा इशू पैदा करना चाहते हैं जिसको नेशनल डिबेट बने, जिसका एक लिंक, और कश्मीर को तो, जम्मू कश्मीर को तो उन्होंने नेशनल सियासत के लिए कई बार एपिसेंटर तो बना ही दिया। आज फिर एक कोशिश है कि यूपी में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को एपिसेंटर बनाने की, जिसके लिए ये रूमर्स, ऑथेंटिक रूमर्स, हालांकि ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन ने सब ने अपने हिसाब से क्लियर किया। अब लोग कितना भरोसा करेंगे उन ऑफिशियल चैनल्स पर, वो लोगों पर है, मगर फ़िलहाल दानिश्ता तौर पर ऐसा कोई इतना जल्दी नहीं कर सकते हैं कि एक बार बाइफर्केशन करने के बाद ट्राइफर्केशन पर अब वो जाएं। तो हमारी
सोच में ऐसा फिलहाल जैसे आपने कहा कि जम्मू कश्मीर को हमेशा एपिक सेंटर यूज़ किया जाता है, यानी कि जम्मू कश्मीर में कोई भी जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा के नेशनल लेवल पे इसको लिया जाता है। तो कोविड की बात की आपने कि कोविड की फर्स्ट वेव आई, उसमें हमने कम नुकसान देखा जम्मू कश्मीर के साथ पूरे हिंदुस्तान का, लेकिन जब सेकंड वेव आई तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पे आर्टिकल्स छापे कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में जो है, जो प्राइम मिनिस्टर के गाइडेंस के अंदर जो सेकंड वेव आई ऑलरेडी प्री डिस्क्राइब था कि WHO ने कहा सेकंड वेव इतना नुकसान करेगी। उसको आप भी मानते हो कि बीजेपी जिम्मेवार है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो जिम्मेवार है सेकंड वेव का? उसमें कोई दो राय नहीं है। जब देश के लोगों को बचाने की जिम्मेदारी नेशनल गवर्नमेंट या उनके स्टेट गवर्नमेंट्स को थी, तब वो रैलियां करते रहे, तब वो देश को और एक बड़े रिस्क में डालते रहे। तो ऐसे में जब तक सिचुएशन वो बन पाई कि मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो क्रिमेशन ग्राउंड्स है उनमें जगह नहीं मिली, उनमें 2-2, 3-3 दिन की वेट लिस्ट चलती रही। और आपके गंगा के अंदर आपने देखा, जो शायद हिस्ट्री में कभी नहीं देखा होगा, किसी भी महामारी में लोग उठा के अपने चाहते हुए लोगों को गंगा में डाल दें या गंगा के किनारे रेत के अंदर दबा दें, ये तो पूरी दुनिया ने देखा। तो इस चीज़ को जल्द लोग भूल जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश के लोग इतने नासमझ है कि जो इस मिसमैनेजमेंट को फील ना करें और आने वाले वक्तों में उसको देख करके फैसला ना करें। मुझे ऐसा नहीं लगता। लापरवाही तो बहुत सारी हुई और हम लोगों ने देखा, और कुछ मीडिया चैनल्स ने भी ये चलाया कि जैसे मेले हुए, इलेक्शंस हुए, या यूपी में पंचायत के इलेक्शंस हुए, उनमें जो है ये सब चीज़ें हुई। लेकिन अगर यही चीज़ कांग्रेस करती तो ये बहुत नेशनल मुद्दा बन जाता और हो सकता था आपको देशद्रोही बोलते, क्योंकि आपने देश के खिलाफ एक साजिश है ये भी। लेकिन जब भाजपा ने ये सब चीज़ें की, रैलीज हुई, ममता बनर्जी के खिलाफ वहाँ पे रैलीज की गई, बड़े बड़े दिग्गज नेता बुलाए गए, उस सब के बावजूद भी आप लोगों ने, कांग्रेस ने इतना मुद्दा हाईलाइट नहीं किया, या फिर या लोग हैं वो चुप बैठे हैं, या फिर जो नेशनल मीडिया है वो चुप बैठा है? क्या कुछ है इस सब? लोग तो एक दबाव में थे, जान बचाने के दबाव में थे, और जब देश खामोश होता है ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होता है। जैसे जम्मू कश्मीर, बहुत सारे एनालिसिस कह रही कि स्टेट तोड़ने के बाद, यूटी बनाने के बाद, नाउ देयर आर नो प्रोटेस्ट, देयर आर नो दिस थिंग एंड दैट थिंग। मगर हमारा मानना है कि 5 अगस्त के बाद में जम्मू कश्मीर के लोग सबसे बड़े प्रोटेस्ट में, जो आज तक कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, जो साइलेंस छाई हुई है, ये साइलेंट प्रोटेस्ट है कि अब हम ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे और ऐसे हुकूमत के सामने जिस पर हमें अब कोई भरोसा नहीं रहा। प्रोटेस्ट भी एक जमहूरी तरीका, एक प्रोटेस्ट होता है शायद अपनी बात मनवाने के लिए या सुनवाने के लिए, मगर वो लोगों की उम्मीद होती है कि सामने कोई है, हम थोड़ा सा धरना लगाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार सुनेगी, कुछ हमारी सुनेगी, कुछ हमारी करेगी। मगर यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को तो पहले लगा कि अब इस सरकार के सामने बीन बजाने से कोई मतलब नहीं, अब बेहतर है खामोश करो, जब हमारे हाथ में मौका आएगा हम अपना फैसला करेंगे। उसी तरह से देश जो खामोश है, देश की जो उम्मीदें थी, देश ने जिस तरह से मैंडेट देकर भाजपा को दूसरी बार सरकार पर बिठाया था, जो उम्मीदें थी, चाहे वो नौजवान रोजगार के लिए, चाहे व्यापारी व्यापार के लिए, चाहे डेवलपमेंट के लिए, वो तो दूर की बात छोड़ो, जो एक इनहेरिटेड और एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है सरकारों को कि लोगों की जानों की सुरक्षा करें। तो जब वो नौबत आई, जब सरकार को लोगों की, मासूम लोगों की जानों की, गरीब लोगों की जानों की सुरक्षा करनी थी, उस वक्त तो हाथ पर हाथ धरे बैठे तमाशा देखते रहे। और थैंक्स टू हॉस्पिटल, जो डॉक्टर्स है, जो पैरामिलिट्री ये पैरामेडिकल स्टाफ है वहाँ पर, उन्होंने अपने आप को जोखिम में डाल करके जिस तरह से भी सेवाएं देने की कोशिश की, वो तो उनको भगवान शायद उसका भला देगा, सरकार तो देगी नहीं। अदरवाइज कोई सहारा सरकार की तरफ से नहीं है। जो ऑक्सीजन मांग रहा है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जो बेड मांग रहा है उसको बेड नहीं मिल रहा है, जिसको वेंटिलेटर चाहिए उसको वेंटिलेटर नहीं मिला। फिर लोगों ने ज़्यादा प्रेफर किया घर में मरना, अस्पताल की ओर नहीं जाना, जब आगे सुनवाई नहीं। आपने बात की कि मतलब ऑक्सीजन बेड वगैरह की, हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनाउंस किया कि जम्मू कश्मीर की जितनी पंचायतें हैं उनको कोविड केयर सेंटर में बदल दिया जाए। लेकिन हमने रियासी भी गए, सांबा भी गए,
क्वालिटी चेक करने के लिए क्या वाकई में कोविड केयर सेंटर काम कर रहे हैं या फिर कागजों में बने हुए हैं? ये क्या आपको लगता है ये एक सही प्रैक्टिस है कोविड केयर सेंटर बनाना, 1 लाख रुपए देना? क्योंकि हम ग्राउंड पे गए, कहीं भी हमने ये चीज़ मुझे भी पता है। मेरे यहाँ पंचायत को पहले जो ये सालाना 23 लाख रुपए का अनाउंस किया, फिर उसमें कुछ ऑफिसर्स ने बीच में कहानी शुरू कर दी, पंचायतों को कह दिया आप 23 में से 10-10 लाख रुपए दे दीजिए ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन प्लांट के लिए। तो जब उन पंचायतों ने उसका सही से डिस्कशन किया तो एक ब्लॉक है हमारे यहाँ पर, उन्होंने उठा करके 1.25 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट कर दिया, कागजी तौर पर लिख के दे दिया, हाँ हमारे 10 लाख ले लीजिए मगर हमें ऑक्सीजन प्लांट दीजिए। जब उस पूरे ब्लॉक में सर्वे किया, वहाँ कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल ही नहीं है, इंडोर पेशेंट्स वहां रखने की जगह नहीं है, तो ऑक्सीजन प्लांट अगर उनके पैसे से उनके इलाके में लगाए तो वो लगेगा किसको? वो तो जाएगा सिक्किम्स में, आपके फार फ्लंग एरिया से उनका पैसा लेकर जाएगा उस हॉस्पिटल को जहां पर वो डेजिग्नेटेड है। तो जब उनको समझ में आए, उन्होंने दोबारा रेजोल्यूशन डाल दिया कि जनाब हमारे यहाँ तो कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, तो ऑक्सीजन प्लांट लेकर ऑक्सीजन निकालेंगे तो वो जाएगा कहाँ? सरकार को रिकंसिडर करना पड़ा और उनको वो पैसा वापस पंचायतों को देना पड़ा। बाद में टैग लगा दिया, अच्छा ठीक है 2-2 लाख रुपए आप स्पेयर रख लीजिए अपने पंचायत हल्के में कोविड को डील करने के लिए। अब वो 2-2 लाख रुपए भी कागजी तौर पर तो रखे रहेंगे, बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द ईयर जब थोड़ा सा इसमें ब्रेक हो जाएगा, मुझे डेफिनेटली ये भरोसा है कि एंड में एसीडी या बीडीओ उनको कहेगा अब ये 2 लाख रुपए का भी कोई खरंजे का प्लान दे दो, ये ले लो। ये तो सिर्फ आई वॉश है, ये बड़ी न्यूज़ें, बैनर न्यूज़ें बनाने के लिए वो ऊपर से बनाते हैं, जैसे लोगों के मन में सेटिस्फेक्शन आ जाए, एक पंचायत लेवल में हमने 2 लाख रुपए रखे, करेगा क्या वो 2 लाख रुपए का? जब हमारे पास है ही नहीं, सिस्टम नहीं, टेक्निकल्स नहीं है वहां पर। हमने उनको कहा कंसंट्रेटर खरीदो कम से कम इमरजेंसी में, कहा उसके लिए इजाजत नहीं है। तो हॉस्पिटल है ही नहीं, पूरे ब्लॉक में नहीं, तो पंचायत में कहाँ होगा? जब हॉस्पिटल नहीं है तो वो 2 लाख रुपए किस काम के आएंगे? ये एक बैनर न्यूज़ बनाने के लिए सरकारें कोशिश करती है। जब थोड़ा सा नेचुरल अब इसमें ब्रेक आ रहा है, डाउन आ रहा है, 2 महीने के बाद उनको चुपचाप कहेगा वीडियो अब ये 2 लाख रुपए का कोई प्लान दे दो, एक ये हमसे लिख के ले लो। तो देयरफॉर इसी तरह का आई वॉश वाली दुनिया भर की स्कीम्स हमने पीछे प्राइस राइज पर आपने देखा नेशन वाइड प्रोटेस्ट किया, फ्यूल प्राइस 105 पार हो गया था। मैं सवाल पूछना चाहूँगा, आपने पिछले साल से आप कर रहे हैं प्रोटेस्ट, महंगाई को लेके, पेट्रोल को लेके, चाहे जो जनता गरीब मर रही है उनको लेके कि उनकी सुविधाएं दी जाए, आपने कैंपेन चलाई, सिग्नेचर कैंपेन, उसके बावजूद हुआ क्या? नहीं, बहुत चीज़ों में सरकार तो सीधे मुँह नहीं करेगी अपोजिशन को, वो भी खासकर कांग्रेस को, वरना जितनी बातें राहुल गांधी जी ने इन एडवांस इन बीमारियों को लेकर उठाई, कॉशन के तौर पर, एहतियात के तौर पर क्या करना चाहिए सरकार को, सीधे मुंह तो सरकार ने कहीं पर भी हाँ नहीं भरी, इसको अप्रिशिएट नहीं किया कि हम राहुल जी का अप्रिशिएट करते हैं। मगर कहीं ना कहीं घूम घाम के जो उनने सजेशंस दिए, जो उनने गाइडेंस दिए, उसको अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट किया। आपको यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन किसने उठाया? राहुल गांधी ने उठाया। पहले सरकार तो उसको आलोचना करती रही और बाद में आकर के ऑल ऑफ ए सडन मोदी साहब देश के सामने आते हैं और यूनिवर्सलाइजेशन करता है और फ्री वैक्सीन की पूरी दुनिया में चल रहा है। तो राहुल जी ने बात उठाई कि ये फ्री होना चाहिए आम इंसान को। तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ उसमें पहले 60 के ऊपर, फिर 45 के ऊपर, अब 18 के ऊपर वालों को तो उनको करना पड़ा ना। वो सीधे मुंह कान तो नहीं पकड़ेंगे मगर घूम घुमा के तो फॉलो करते हैं उस बात को जब उनको लगता है कि यही सही बात है। इसीलिए मैंने कहा उस दिन हमने महंगाई के दिन पर भी कई सारे मामले उठाए, यहाँ जम्मू कश्मीर में भी उठाए। तो इन्होंने किया क्या, एक एवरेज फैमिली को, एक मिडिल क्लास फैमिली को 5 से 10 हज़ार रुपए का महीना चोट दे दिया उनको घरेलू बजट को, ये महंगाई बढ़ा के, गैस, पेट्रोल, डीजल, उसके बाद वो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। उसके आउज में वापस क्या दिया न्यूज़ बनाने के लिए, हम फ्री राशन नवंबर तक दे रहे हैं। फ्री राशन का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे आज के दिन पर, वो एक एवरेज फैमिली को 25 रुपए, आपके जम्मू में 25 रुपए एक एवरेज फैमिली को, 25 किलो आटा उसको मिलेगा। तो जो आटा 1 रुपए के रेट से हिसाब से स्टोर पर लेता था वो 25 रुपए में, वही 25 किलो उसको महीना फ्री किया। 25 रुपए देकर 10,000 का चोट उसको वापस लिया।
ये जिस दिन आम इंसान को समझ आएगा। भाजपा कह रही थी कि अच्छे दिन आएंगे, अब लोग बोल रहे हैं हम अपने बुरे दिन वापस दे दो। अब मुझे ये बताइए कि जो अच्छे दिन थे क्या वो पेट्रोल के लिए थे? क्या इतनी महंगाई, जो 500 का तेल था, 400 का तेल 5 किलो मिलता था पहले, वो आज 800 या 900 रुपये का है। जो तेल पहले डीजल मिलता था 54 रुपीज़ का, या पेट्रोल 60 रुपये का मिलता था, वो आज 100 रुपये का है। क्या ये अच्छे दिन है? क्या इस जो भाजपा कर रही है, कांग्रेस जब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, जब कांग्रेस के टाइम पे तेल महंगा हुआ था, पेट्रोल, तो ये लोग साइकिलों पे निकले थे और बहुत नेशनल मुद्दा बन चुका था। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ कि जब ये चीज़ें हो रही, कांग्रेस मुद्दा उठा रहा है, सब कुछ उठा रहा है, ये एक नेशनल मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है? कि इसको क्यों दबाया जा रहा है? आपको लगता है नेशनल मुद्दा है, ये अलग बात है। सरकार आपको लगता है इसको दबाया जा रहा है, मुद्दे को दबाया जा रहा है? नहीं, सरकार रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, वो अच्छी बात है। देश तो चला रहा है, खामोशी से भी चला रहा है, और ऑर्गेनाइज्ड पार्टियां लोगों के बिहाफ से सरकार को सुना भी रही है। मगर जब सरकार उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो उसको रिस्पॉन्ड करवाएगी लोग आगे, क्योंकि आज वो एक ही जवाब दे रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा इंटरनेशनल, तो उसको पता नहीं कि आज देश का बच्चा बच्चा इकोनॉमी जानता है, आज देश का बच्चा बच्चा इंटरनेशनल मार्केट को जानता है। अगर इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हिंदुस्तान को 35 और 40 रुपए का पेट्रोल लीटर पड़ना चाहिए, तो उसको आप 105 में क्यों दे रहे? जब इंटरनेशनल मार्केट बढ़ा था 2014 में, तब भी मनमोहन सिंह जी ने 71 रुपए से आगे पेट्रोल नहीं जाने दिया। आज इंटरनेशनल मार्केट ऑल टाइम लो है, जिसके हिसाब से हिंदुस्तान को 35 और 40 रुपए लीटर होना चाहिए। जब आप 105 में दे रहे हो तो 60-70 रुपए आप 1 लीटर में कमा रहे हो। वो जो आप एवरेज फैमिली के उसमें से ले रहे हो, वो पैसा जा कहाँ रहा? सवाल तो वो है। अगर आप देश में इसी ऑक्सीजन में मदद कर लेते टाइम पर, तो शायद लोग भूल भी जाते कि यार हमारा लूटा हुआ पैसा हमें काम आए। अगर आप वेंटिलेटर प्रोवाइड करने में मदद कर लेते तो लोग शायद भूल भी जाते। अगर दवा जान बचाने में कहीं मदद कर लेते तो शायद लोग भूल भी जाते। मगर जब आप उसमें भी फेल है, किटी लेकर भी लोगों को वापस, गरीब लोगों को उसका फायदा नहीं हुआ, तो देयरफॉर देश खामोशी के साथ इस चीज को समझ रहा है। वक्त आने पर, जब वक्त आएगा, जैसे अभी बंगाल ने फैसला दिया, मेरे ख्याल से एक्सीलेंट तरीके से उसको हमने इसीलिए कहा वाइज बंगालीज, जो उन्होंने जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न रखा है, पूरा हिंदुस्तान पूरा सेटअप लेकर मोदी साहब बैठे थे वहां पर। एक तरफ एक 30 किलो की लेडी लोगों के लिए लड़ रही थी, तो लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने उसका सिला दिया। उसी तरह से इनको पता है यूपी आने वाला है, गुजरात आने वाला है, गोवा आने वाला है, मणिपुर आने वाला है। अगर किस्मत में हो, अगर जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन कमीशन जल्दी रिपोर्ट दे, तो जम्मू कश्मीर हो सकता है यूपी के चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल एक जम्मू कश्मीर में खेलेंगे। आपने बात की डिलिमिटेशन की, जैसे डिलिमिटेशन प्रोसेस चल रहा है, उसमें जो है हर एक पार्टी की राय होनी चाहिए। अभी तो सरकार नहीं है, तो अभी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा ही उसमें है डिलिमिटेशन कमेटी में। क्या कांग्रेस, पीडीपी और जो दिगर पार्टीज हैं, उनके लोग गए वहाँ पे, या उनको बुलावा आया कि आप भी अपनी राय दीजिए? जमहूरी तरीका यही कहता था कि जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल हो या स्टेट लेवल पार्टीज हो, उन सब के साथ में डिलिमिटेशन कमीशन को अपनी राय मशवरा लेनी चाहिए थे। वो हर चीज़ में वो प्रोसीजर है। मगर यहाँ तो वो जमहूरियत तो बाला ताक रखा है ना। यहाँ आप देखिए, पंचायत चुनाव हुआ, नो ऑल पार्टी मीटिंग वाज हेल्ड बाय इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हुए, नो मीटिंग वाज हेल्ड। यहाँ डीडीसी इलेक्शन हुए, नो इत्तेफाक राय, न शेड्यूल को लेकर न सिस्टम को लेकर, कुछ भी नहीं हुआ। उसी तरह से डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक चल रहा है। वो सिर्फ लोकसभा एमपीज जो जम्मू कश्मीर से है, 5 है, उन 5 एमपीज को उनने एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया। वो कोइंसिडेंटली 2 बीजेपी के, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के। कांग्रेस का कोई लोकसभा एमपी नहीं, पीडीपी का कोई नहीं, अपनी पार्टी का नहीं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का नहीं, पैंथर्स पार्टी का नहीं, और बाकी सारी रिकॉग्नाइज पार्टी किसी का नहीं। तो ऐसे में या तो उनको सब्र करना चाहिए, पहले इलेक्शन करना चाहिए, जो जितनी रिकॉग्नाइज पार्टीज असेंबली में रिप्रेजेंट करेंगे उनसे मशवरा करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए।
अब अगर बहुत जल्दी उसमें थी पहले ही करना है तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको एक बार दो बार बुला करके अपना राय मशवरा उनसे पूछना चाहिए था कैसे करना है। मगर वो जमहूरियत का तकाजा है जो भाजपा सरकार स्टेट से नेशन तक तो मानती नहीं, इसलिए हम भी वेट कर रहे हैं। फिलहाल जो उनने एक्स ऑफिशियो मेंबर दिए हैं उसमें वो पार्टीज क्या राय रखेंगी आवाम समझेगा, सुनेगा, और उसके बाद रिजल्ट क्या देता है डिलिमिटेशन कमीशन, क्या सूटेबल रिजल्ट देता है या क्या तोड़ फोड़ करता है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज उनका जो रिजल्ट बाहर आएगा, जो उनका डिलिमिटेशन जो नज़रिया है वो बाहर आएगा, उसके बाद ही अपना प्रक्रिया दे सकते हैं कि इसमें सही क्या है गलत क्या है। लेकिन भाजपा बोलते हैं राय या डिसीजन वो हम इस तरह लेते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल वो नहीं किया जो हमने 7 साल में किया। नहीं, कांग्रेस ने पूरा जमहूरी भाजपा कहना है कि हमने 7 साल में कांग्रेस सफाया कर दिया। और आप मुझे ये बात बताइए कि कांग्रेस की जो इंटरनल बात चल रही है, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर का दौरा किया उस टाइम बहुत कंट्रोवर्शियल बयान सामने आया है कि कांग्रेस के 2 हिस्से हो रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस के ये गुलाम नबी आज़ाद साहब और राहुल गांधी साहब अलग। तो उस दिन आप भी दिल्ली गए थे, तो क्या लगता है आपको इससे भी कोई इफेक्ट पड़ा कांग्रेस को? क्योंकि ये सब चीजें हो रही हैं कि कांग्रेस की दो बातें चल रही हैं। हमारी दिल्ली जाने को कोई ज़्यादा खसूसियत नहीं होती है क्योंकि वी आर ए नेशनल पार्टी। हमारा हफ्ते 2 हफ्ते में कोई ना कोई रूटीन मीटिंग्स होती है, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स होती है, प्रोग्रामेटिक ये होती है। तो इसलिए मैं कोई उसकी वजह से उस वक्त भी दिल्ली नहीं गया। वो तो मेरा शेड्यूल मीटिंग था 24 तारीख को, चूँकि आज़ाद साहब को यहाँ आना था, हमने उनको बुलाया था वेलकम के लिए यहाँ पर पोस्ट रिटायरमेंट ऑफ राज्यसभा। हमने स्टेट एग्जीक्यूटिव में उनका वालियाना इस्तकबाल किया और दूसरे साइड से उनका गांधी ग्लोबल का कोई इन्विटेशन था। जो लोग उसमें इनवाइट किए गए थे इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो तो वहाँ थे, कांग्रेस के ही लोग थे। मगर जो लोग गांधी ग्लोबल ने नहीं बुलाए थे, हो सकता है हमको इसलिए नहीं बुलाया था, आई एम रिप्रेजेंटिंग डायरेक्टली कांग्रेस पार्टी, आई एम ए प्रेसिडेंट, फिर हो सकता है उसमें दूसरे पार्टियों के भी मेंबर्स। लेकिन उस टाइम भी आपकी कांग्रेस जो है जी मीर साहब की कांग्रेस यहाँ नजर आई ऑफिस में और आज़ाद साहब की कांग्रेस फील्ड में नजर आई। ऐसा नहीं, कोई जी मीर और आज़ाद साहब की कांग्रेस नहीं, इस तरह की बातें चली सियासत में, तभी बातें चलाते हैं लोग, वो तो उनका काम है, जो बेकार घरों में बैठे उनको यही चलाना है। कांग्रेस का सिपाही जो प्राइमरी मेंबर से लेकर वर्किंग कमेटी तक दे आर ऑल कांग्रेसमैन। उसमें कोई मेरा कांग्रेस है किसी का कांग्रेस कहीं नहीं है। हम सब लोग सोनिया गांधी जी के जो हमारी प्रेसिडेंट है। अब मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के 2 हिस्से क्यों हुए? G23 अलग मांग कर रहा है और एक नहीं, आजकल कौन सी मांग कर रहा है? आजकल नहीं कर रहे हैं, बट ये है कि आप देखिए सियासत के लिए कोई बात चाहिए। आप अच्छे जर्नलिस्ट तब हो, टॉक ऑन द करंट टॉपिक्स, जो पास्ट गुजर चुका है वो लोग। आज वही बातें चल रही है कि हो सकता है आज़ाद साहब आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में आके कुछ अलग पार्टी स्टार्ट करें या फिर किसी और के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि आज भी वो रोश मलाल जो है आपकी पार्टी में चल रहा है। ये आपको वाजपेयी वाले कहते होंगे क्योंकि उन्हीं को इससे फायदा है कि हम आज़ाद साहब को अलग दिखाएं और पीसीसी को अलग दिखाएं तो हम बीच का रास्ता करेंगे। ऐसा कुछ नहीं। आज़ाद साहब ने भी 40 साल 50 साल कांग्रेस में दिए, वो सब देश दुनिया जानते हैं, और 100 मैंने भी वर्करियत की है पिछले 40 साल से। देयरफॉर हम अपनी अपनी जगह कांग्रेसियत को समझते हैं। हाँ, इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, सबसे ज़्यादा अगर जमहूरी तर्ज अमल है वो कांग्रेस में। यहाँ आदमी अपनी राय रख सकता है, किसी को वो अच्छा लगे। लेकिन आज भी आपकी फैमिली पे ये लगता है कि जो कांग्रेस की फैमिली है, मैं फैमिली कहूँगा आपकी पूरी, वहाँ पे जो फैमिलिज्म चल रहा है, जो बड़े बड़े अहदेदार हैं वो फैमिली संभाल रही है, बाकी जो है गिने चुने लोगों को दिए जाते हैं अहदे। नहीं, ऐसा नहीं। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है पार्टी मेंबरशिप। जो भी एनरोल पार्टी में हुए हैं, हमारे कोई 35 लाख के आसपास जम्मू कश्मीर में ये प्राइमरी मेंबर बने हैं। एक्टिव मेंबर कोई हमारे 14,000 के आसपास है जम्मू कश्मीर में, और हमारे बूथ लेवल डेलीगेट्स कोई 8,500 हैं। तो हमारे लिए वो हर मेंबर इम्पॉर्टेंट है, वो इस कांग्रेस का हिस्सा है जो 2016-17 के मेंबरशिप ड्राइव में अपने आप को इसके साथ, और बीजेपी की तरह नहीं कि खाली मिस कॉल मारो तो मेंबर बनो। हमारे यहाँ बाज़ाब्ते एक एफिडेविट आर पार दोनों तरफ भरा जाता है, जिसने प्रिंसिपल एग्रीमेंट दिया है कि दैट आई एम बाय कन्विक्शन ए कांग्रेसमैन, आई फॉलो द कांग्रेस आइडियोलॉजी। वो हमारे लिए प्रिय है।
वो चाहे नीचे किसी का चाहने वाला हो या किसी का चाहने वाला हो, मगर कांग्रेस में दर्ज है वो सब हमारा परिवार है, हम सब उनके लिए इक्वल सम्मान। एक आखिरी सवाल, आने वाले टाइम में इलेक्शन होंगे जम्मू कश्मीर में, हमें उम्मीद है कि भाजपा अब करवाएगी आने वाले टाइम में, तो कांग्रेस की क्या रहेगी स्ट्रेटेजी, किस तरह लोगों से आप मिल रहे हैं, किस तरह क्या कर रहे हैं? आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे सरकार भी एक एक कदम आगे बढ़ेगी, अभी तो ये अनप्रिडिक्टेबल सिस्टम है, ये कहते कुछ है और करते कुछ है, ये स्ट्रेट रूट में नहीं चलते। वरना डिलिमिटेशन कमीशन इतना कोई बड़ा मामला नहीं था, 7 सीटें क्रिएट करनी थी, वो पॉपुलेशन के बुनियाद पर, जोग्राफिया के बुनियाद पर, रीजन्स के बुनियाद पर, सब रीजन्स के बुनियाद पर कोई एक फार्मूला देकर बना सकते थे। ये तो 1 हफ्ते का काम है, मगर उसको आप 1.5 साल से लटका देना, वो सिर्फ एक डिले टैक्टिक्स है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अभी हमने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं देने हैं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं देनी है, हमें अभी इनको ब्यूरोक्रेट्स पर ही छोड़ना है ताकि इनके काम ना हो, इनकी सुनवाई ना हो। जितना जम्मू कश्मीर के लोगों ने इन 2-3 सालों में सख्तियां बर्दाश्त की, जब से यहाँ इलेक्टेड सरकार चाहे पीडीपी बीजेपी थी, उसमें फिर भी डोर स्टेप पर कुछ ना कुछ सुनवाई होती थी, उसके बाद से तो यहाँ आम आदमी की कोई नहीं सुनता। यहाँ स्कैम पर स्कैम है, यहाँ एक्साइज स्कैम है, यहाँ माइन स्कैम है, यहाँ ट्रांसपोर्ट स्कैम है, यहाँ दुनिया भर की अगर आप लाइन लेंगे तो दुनिया भर की करप्शन हाईएस्ट है। ये चीज़ भाजपा को सूट करता है फिलहाल, इसलिए जब तक उनके जेब वेब नहीं पूरे भरे जाएंगे, आई डोंट थिंक कि तब तक वो जम्मू कश्मीर के लोगों को एक इलेक्टेड सरकार देने के लिए तैयार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ जे मीर साहब, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और JKPCC के चीफ हैं। मुद्दा था कि जम्मू कश्मीर की सियासत अब आगे कौन सा रुख लेने वाली है, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर की सियासत पे अलग अलग लोग अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं। हमने जानने की कोशिश की कि दिल्ली में क्या चल रहा है और जम्मू कश्मीर की सरकार में आगे क्या बदलाव आएगा। और इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर की जो सेंट्रल की भाजपा है, फिलहाल उसको करप्शन सूट करती है, जब तक वो लोग अपना जेब नहीं भरते तब तक वो लोग जम्मू कश्मीर में या फिर हिंदुस्तान में सियासत नहीं बदलेंगे। फिलहाल आगे आने वाला टाइम बताएगा कांग्रेस या दीगर पार्टीज किस तरह सियासत चलाएंगे अपनी, ये भी लोग डिसाइड करेंगे कि हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ जम्मू कश्मीर की सियासत को फेरबदल देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए अर्ली टाइम्स जम्मू।